नमस्कारम। आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो लिंडोरस एबे जो रैपिड टूर्नामेंट चालू है ऑनलाइन। मैग्नस टूर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। उसमें जो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट दो खिलाड़ी हैं, मैग्नस कार्लसन जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है, और हिकारू नाकामुरा जो ऑनलाइन चेस की दुनिया के मुझे लगता है बेताज बादशाह हैं। क्योंकि जिस हिसाब से उनकी फैन फॉलोइंग है ट्विच पे या फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, वो मुझे लगता है ऑनलाइन चेस में किसी का भी इतना नहीं है। इवन मैग्नस का भी इतना फॉलोइंग शायद से नहीं है। सो इन दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ जो कि फेस्ट ऑफ 4 था एक्चुअली, और ये उसका डे 1 है एक्चुअली। ये इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग है। यहाँ पे हम देखें तो होता ये है कि नॉर्मली जब भी आप कोई मैच हारते हो बेस्ट ऑफ 2 या बेस्ट ऑफ 4, तो आप तुरंत अगर वो नॉकआउट है तो बाहर हो जाते हो। यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो थोड़ा-सा अलग है। यहाँ पर नेक्स्ट डे और आज जैसे मैचेस होने वाले हैं। लेकिन इसमें जो जो फर्स्ट डे हुआ वो कंप्लीटली मैं बोलूँगा कि मैग्नस के नाम रहा। और जिस हिसाब से उन्होंने बेहतरीन चेस खेला, तो पहला जो गेम हुआ उसमें उन्होंने जो एंड गेम का जो उनका अंडरस्टैंडिंग दिखाया, वो ज़रूर आपको देखना चाहिए और ये बहुत ही बढ़िया गेम हुआ था। तो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं और उसको डिटेल में देखेंगे। स्टार्टिंग मूव्स मैंने पहले ही दे दिया है, E4, E5, नाइट टू F3। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जो नॉर्मल कंटिन्यूएशन है जैसे नाइट C6, D4, स्कॉच गैम्बिट की अगर हम बात करें या स्कॉच गेम की अगर हम बात करें, तो इसमें होता ये है कि ई कट D4, नाइट D4, बिशप C5। नॉर्मली बिशप C5 को जो मेन लाइंस है वो बिशप E3 है, क्वीन F6, और फिर आप C3 जा सकते हो। और ये बहुत पॉपुलर वेरिएशंस है। इसमें नॉर्मली नाइट C6 अवॉइड इसीलिए करते हैं क्वीन F6 के बाद कि आप बिशप E3 एक इंटरमीडिएट मूव हमेशा अवेलेबल रहता है। सो ये बहुत ज़्यादा मेन वेरिएशंस है इसमें अगर देखा जाए तो। लेकिन गेम में उन्होंने नाइट C6 खेला जो कि ये भी ऑब्वियसली खेलते हैं। क्वीन F6 डेफिनेटली आप C6 नाइट को और कहीं खेल नहीं सकते हो, बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि F2 पे मेट लगा हुआ है। सो यहाँ पे क्वीन F3 खेला है और ये एक फेमस लाइन है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ओपनिंग में। डी कट C6 मारा, नाइट C3, बिशप टू E6, बिशप E3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी भी साइड को मैं बोलूँगा। और सब कुछ ईज़ी लग रहा है। जिस हिसाब से पीसेस एक्सचेंज हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पीसफुल ड्रॉ होने वाला है इस गेम में आगे चल के। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ से चांसेस क्रिएट किया आगे चल के। तो बिशप B4 खेला, लॉन्ग कैसल, क्वीन टू F3। अब देखा जाए तो आप बिशप इनटू C3 भी एक ऑप्शन सोच सकते थे, लेकिन नाकामुरा ने सोचा कि क्वीन एक्सचेंज करके अगर ब्लैक से हम फर्स्ट गेम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, तो अगले बेस्ट ऑफ 4 में होगा क्या कि आपके पास 2 व्हाइट से गेम रहेंगे, जिनमें शायद ज़्यादा चांसेस होंगे। तो यही मेन उनका एक कोशिश रहा होगा। नाइट E7 खेला यहाँ पे, H4, बिशप इनटू C3, बी कट C3। अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस हिसाब से पीसेस एक्सचेंज हो रहे हैं मुझे लग रहा है कि इसमें अब व्हाइट के पास कुछ ऐसा कोई क्लियर एडवांटेज नहीं है जहाँ पे आप बोल सके वहाँ की ये मैं पोजीशन विन के लिए खेल सकता हूँ। ऑब्वियसली आप बिशप इनटू A2 जैसे पॉन नहीं मार सकते हो, क्योंकि इसमें C4 के बाद पीस जो है वो ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं। शायद आपको याद हो कि स्पासकी फिशर का जो फर्स्ट 1972 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला गेम हुआ था, उसमें ऐसा ही हुआ था कि एच एच पॉन मार के जो है बिशप H2 मार के फिशर ने वो पीस एक्चुअली ट्रैप करवा लिया था। लेकिन ऑब्वियसली मैंने कुछ एनालिसिस देखे थे जिसमें फिशर ने ये एडमिट किया था कि उसमें उनको चांसेस लग रहे थे और वो प्रैक्टिकली उन्होंने खेला था। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस गेम में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है आगे चल के। सो ये एक बहुत ही मतलब ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे प्लेयर्स को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे रुक D8 खेला, बिशप इनटू A2 की जगह, रुक कट D8, किंग कट D8, H5। मैग्नस का कोशिश है कि जो जो स्पेस है एटलीस्ट वो तो जनरेट कर लें, और अभी भी आप बिशप इनटू A2 नहीं जा सकते हो। तो F5 खेला यहाँ पे। F5 के बाद C4 खेल दिया। हालांकि देखिए तो किंग साइड के जो पॉन्स है वो सभी आइसोलेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैग्नस का शायद कोशिश है कि C5, A4, A5 करके इन सबको ब्लॉक कर दिया जाए। और डबल बिशप से अभी आप कोई क्लियर कट कोई प्रेशर तो नहीं क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास स्पेस रहेंगी और स्ट्रक्चर सही रहा तो मुझे लगता है व्हाइट अभी भी कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे रुक F8 खेला, रुक टू G1। ऑफ कोर्स एफ कट ई को एफ कट ई आ रहा है और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, F2 ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। फिलहाल G6 पे G7 पे थ्रेट है, रुक F7 खेला, A4। अभी ये एक बहुत ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि क्योंकि पॉन्स जो है वो अननेसेसरी आपको ऐसे पुश करने की हम मतलब सभी लोग को
हम बताते हैं ये बात। लेकिन जिस हिसाब से बाद में जब मैंने एनालिसिस देखा था और मैग्नस कार्लसन ने बोला था कि मेरा आइडिया था कि C5 और A5 खेल दो ताकि ये पॉन्स कभी आगे नहीं बढ़े और ये एक हिसाब से पूरा पैरालाइज्ड हो जाएंगे, सब फिक्स हो जाएंगे। सो ये जो 3 पॉन है वो इन 4 पॉन्स को हमेशा डील करेंगे और फिर मेरे पास किंग साइड में एक टेक्निकली एक पॉन अप हूँ मैं। सो आफ्टर A6 यहाँ पे A5 खेल दिया और फाइनली मुझे लग रहा है यहाँ पे कि क्वीन साइड के जो पॉन्स है वो फिलहाल ब्लॉक हो गए। G6 खेला यहाँ पे, रुक G5। ऑब्वियसली H5 को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, आप ऐसे मूव्स नहीं खेल सकते हो H6 जैसे, क्योंकि उसमें H into G आ रहा है और साथ ही साथ प्रेशर तो बना ही रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे रुक F6 खेला, H कट G, रुक कट G। हालांकि H into G भी जा सकते थे पर मुझे लगा शायद उसमें रुक G1, रुक H1 आके H फाइल वाइट जो है वो यूज कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने रुक into G6 मारा और अभी आप डेफिनेटली रुक H5 नहीं आ सकते हो बिकॉज रुक G1 में ये पीस जो है वो मर जाएंगे। सो यहाँ पे C5 के बाद रुक G6 खेला, यहाँ पे C5, किंग टू E8। आफ्टर किंग E8 अब उनका आइडिया यही है कि किंग F7 खेलो और इसका इस साइड जो प्रॉब्लम है वो आप अभी भी उनको डील कर सकते हो और खासकर 3 वर्सेस 2 में जो जो पॉन फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली अलग सा लग रहा है बिकॉज अगर ये पॉन कहीं E6 या E7 पे होती तो भी ये पोजीशन ठीक होती, लेकिन H7 पे ये पॉन वीक लग रही है फिलहाल। तो यहाँ पे बिशप D3 खेला, रुक इनटू G5, बिशप इनटू G5। ऑब्वियसली बिशप D3 के बाद जितना हो सके वो वाइट जो है वो कोशिश कर रहा है कि F5 को प्रेशराइज करें। यहाँ पे आफ्टर बिशप इनटू G5 H5 खेल दिया वाइट ने और अब मुझे लगता है ये पॉन कभी ना कभी वीक हो सकती है और अगर किंग कहीं से भी हम इम्प्रूव कर पाए H4 तक तो डेफिनेटली इसको इश्यूज हो सकते हैं। सो यहाँ पे किंग D2 खेला वाइट ने, किंग टू F8, किंग E3, किंग F7। अब ये एक सिचुएशन था जहां से आप बोल सकते हो कि कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उनके पास, मैग्नस के पास, खासकर एंड गेम की जब बात आती है। मैं उनके एनालिसिस की बात सुन रहा था तो यहाँ पर उन्होंने एक वेरिएशन बताया था जिसमें कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि किंग जो है वो आप B8 तक लेके जाओ, A7 तक लेके जाओ और उसके बाद आप B6 खेल सकते हो या फिर एटलीस्ट B6 खेल के बाद में भी आप खेल सकते हो इसको। सो वो एक पोजीशन भी थी जो सोच सकते हैं क्योंकि B6 वैसे कभी आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे बिशप इंटू E7 मार दिया उन्होंने और आफ्टर किंग इंटू E7 जो बिशप पेयर था उनके पास वो उन्होंने दे दिया बिकॉज आप देख सकते हैं उनका जो मेन एम है वो ये है कि 1 2 3 ये सब पॉन ब्लैक में है और अभी कोशिश उनकी ये है कि आफ्टर यहाँ पे E5 ये पॉन भी है जो हमारे पास क्लियर पासर है और मुझे याद है गुस्ताफसन ने जो कि चेस 24 का स्ट्रीम होस्ट करते हैं और वही उसमें मेन लीड है उसमें। सो उन्होंने पूछा था कि इसमें अगर कुछ नहीं किया ब्लैक ने और जस्ट वेट करते रहे तो आप कैसे जीतोगे। तो मैग्नस ने बोला कि आप किंग को सिंपली यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हो, H4 पॉन आप जाके मार दो, वापस किंग को D4 तक लाओ आप और फिर बिशप C4 एक्सचेंज कर दो। ये बहुत क्लियर प्लान था उनके पास। उन्होंने बोला कि मैंने सब कुछ कैलकुलेट नहीं किया था, ये बात एक्चुअली उनकी सुनने लायक थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास एक जजमेंट होता है या आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ये सब चीजें बराबर सही लग रही हैं और ये एक लॉन्ग टर्म गोल है लेकिन ये अचीव होना चाहिए डेफिनेटली। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी और प्रैक्टिकली होता ही है कि आप रैपिड में सब कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। सो E5 खेला यहाँ पे उन्होंने, H4 F4। अब बहुत अच्छी बात है ये कि सब पॉन ब्लैक में, ये हमेशा नोटिस करना चाहिए कि डार्क कलर में सभी पॉन रखे हैं और बोर्ड पे लाइट कलर बिशप है दोनों के पास। देखिए तो ब्लैक कभी भी इन पॉन्स को अटैक नहीं कर सकता है और H4 पॉन जितना आगे बढ़ेंगे और ज्यादा वीक हो रही है। तो किंग D7 खेला यहाँ पे, F3। ऑब्वियसली किंग को F2 G1 H2 H3 लाने की आइडिया थी यहाँ से। तो B6 खेला यहाँ पे और फाइनली इस ब्रेक के बाद जो मैंने पोजीशंस देखे थे उसमें ऐसे लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल था ये पोजीशन में यहाँ से भी ढूंढना, लेकिन जिस हिसाब से आगे की पोजीशन हुई ए कट B6 ए कट B6 और यहाँ पे फाइनली कोई भी सोचेगा कि क्यों नहीं C इंटू B6 मार दे तो ये बहुत इजी सा लग रहा है। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि व्हाइट के पास A5 है और कम से कम उनके पास एक बहुत अच्छा काउंटर है दोनों ही साइड में और शायद ये पोजीशन होल्ड हो जाती, लेकिन मैग्नस ने यहाँ पे
बहुत ही अच्छा मूव ढूंढा। और ये शायद उनका मतलब उनके पास जैसे ही पावर है कि उनको नेचुरली इतने अच्छे मूव्स दिख जाते हैं कि नॉर्मली कोई अच्छा आदमी बहुत देर सोचे तो भी नहीं है। सो मैंने आपको पहले बोला था कि फिशर का और स्पास्की का जो गेम हुआ था जिसमें उन्होंने बिशप इनटू h2 मार के वो बिशप ट्रैप करवा लिया था, और बाद में एक्चुअली वो गेम हार गए थे फर्स्ट गेम। सेकंड गेम मुझे याद है वो आई नहीं थे टूर्नामेंट के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो बाद में चैंपियनशिप जीत गए थे। तो इस गेम में हुआ ये कि और संयोग देखिए आपकी, ये भी फर्स्ट गेम है सेवेल का, वो भी एक्चुअली फर्स्ट गेम था उस टूर्नामेंट का। सीक्रेट b6 मारते से ही यहाँ पे उन्होंने एक बिशप इनटू a6 मार दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज है इसमें कि इनिशियली आपको लगेगा कि आप b5 के बाद ये बिशप निकलेगा कैसे, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने बहुत अच्छे से नोटिस कर लिया था कि इस पोजीशन में अगर आप किंग को इम्प्रोवाइज करके आप यहाँ से एंट्री कर लेते हो और तब तक मेरा किंग अगर f6 पहुंच जाता है तो ब्लैक जो है वो बहुत दूर है वापस आने के। सो ये बात उन्होंने मैं जब इंटरव्यू सुन रहा था तब भी उन्होंने बोला था कि ऑब्वियसली इसमें लग रहा था कि बहुत दूर की बात है कि वापस आ जाए वो, और उस पोजीशन में व्हाइट हमेशा जो है वो एक दो मूव अप है, मतलब आप f5 भी मार सकते हो। सो ये देख के उन्होंने खेला किंग f2 खेला, यहाँ पे किंग c7, किंग टू g2, किंग टू b8, किंग h3, किंग a7, टेक्स टेक्स। अब यहाँ तक एक बात क्लियर है कि ब्लैक पीस अप है और उसके पास 3 पॉन है, जबकि व्हाइट के पास सिर्फ 5 पॉन है। लेकिन एक बात अच्छी है कि व्हाइट के पास एक क्लियर पास पॉन है विच इज प्रोटेक्टेड, और दूसरी बात उसका किंग जो है बहुत इजीली एंटर कर रहा है। तो किंग g5 खेला यहाँ पे, किंग b7 और किंग टू f6। अब फाइनली यही नोटिस किया था उन्होंने कि यहाँ पे जो बिशप है उसको हटना पड़ेगा। अगर इस डायगोनल में आप हटते हो तो f5 मर रहा है, यहाँ पे आप जाओगे तो सिंपली e6 e7 आ रहा है, जिसमें उसके बाद भी f5 मरने ही वाला है। तो ब्लैक किंग जो है वो ऑलरेडी ऐसे पोजीशन में आ गया है कि वो यहाँ पे कहीं आ नहीं सकता इजीली, उसको बहुत मूव्स चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात नोटिस किया था, जो कि एक्चुअली रैपिड गेम में था और बहुत कम टाइम भी था तब बोर्ड पे। सो बिशप d5 खेला यहाँ पे, c3 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव था, बिकॉज कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप f5 मारते भी हो तो बिशप टेक्स मार के f3 और फिर आप b4 खेल दो, देन बिशप c d1 आके c2 मार दो। तो इसको अगर ब्लैक में रख दें तो अब एक अच्छी बात होगी कि आप f3 भले ही मार सकते हो, लेकिन बाकी सब पॉन को मारने के लिए किंग की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे उन्होंने किंग c7 खेला, किंग टेक्स पॉन, किंग टू d7, किंग f6, और फाइनली अब तक जो लग रहा था कि e6 पॉन पुश नहीं हो रही है, f5 के बाद उसको रोकना मुश्किल है, और उसके बाद भी ये पॉन्स इजीली नहीं रुक रहे हैं। सो बिशप f3 मारा, यहाँ पे e6 चेक, किंग टू e8, किंग e5। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉन भी जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सो बिशप g4 खेला, यहाँ पे f5। डेफिनेटली आप किसी भी हालत में इस बिशप से दोनों पॉन तो नहीं मार सकते हैं, और अगर आप एक पॉन मारते हो तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई पोजीशन बचने वाली है, क्योंकि वो कंप्लीटली एंडिंग लॉस्ट ही रहेंगी। सो यहाँ पे बिशप h3 खेला, f6, बिशप टू g4, ब्लैक के पास वेट करने के अलावा और कुछ है नहीं। किंग टू d6 खेला, यहाँ पे बिशप टू h3। अब आप अगर c6 मारोगे तो e6 मर रहा है, सो उन्होंने e6 e7 खेल दिया पहले, बिकॉज अभी आप किसी पॉन को मार नहीं सकते हो। इवन इफ यू प्ले किंग f7 तब भी आप f6 नहीं मार सकते हो, बिकॉज e8 पॉन प्रमोट हो रहा है। तो यहाँ पे किंग f7 खेला ब्लैक ने, और किंग कट c6 के बाद मुझे लगता है ये पोजीशन बहुत ज्यादा विनिंग है, बिकॉज आप किसी भी पॉन को इसमें मार नहीं सकते, और सबसे इजी बात ये है कि आप या तो इसको मार भी सकते हो या तो फिर आप किंग b7 आके इस पॉन को पुश कर सकते हो, जिसमें कंप्लीटली ये विनिंग है। सो एक बहुत ही बढ़िया गेम खेला मैग्नस कार्लसन ने, और खासकर एंड गेम के उस पार्ट में आके जहां पे लग रहा था कि बहुत ड्राई पोजीशन है और कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहां पे आके उन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने विनिंग पोजीशन ढूंढ लिया। खासकर बिशप a6 वाला जो उन्होंने पी सैक्रिफाइस दिया और ये कैलकुलेट कर लिया कि किंग मेरा बहुत जल्दी आगे आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात थी एक रैपिड गेम के लिए, और एक इतने इंपॉर्टेंट स्टेज पे आके उन्होंने खेला। सो और भी हम गेम देखेंगे इस टूर्नामेंट के, और मैग्नस कार्लसन के और हिकारू नाकामुरा के जो भी अच्छे अच्छे गेम्स हुए, डेफिनेटली मैं उनको ट्राई करूंगा कवर करने की। अगर आपको लगता है कि आपके पास और भी कोई गेम है या इसमें से कुछ आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करिए और हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम एनालाइज करें। सो अभी तक के लिए सब कुछ सही है इस पूरे टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन के लिए। देखते हैं और कैसे गेम्स वो खेलते हैं।
हालांकि अगर हम और बात करें स्टूडेंट की, तो दानिल दुबो ने कल डिंगलेरन को हरा दिया था, जो कि फेवरेट थे सभी प्लेयर्स के, बहुत सारे प्लेयर्स के। डिंगलेरन डॉक्टर डिंग के नाम से जो फेमस है, वो फेवरेट थे, लेकिन दानिल दुबो ने लास्ट गेम में बहुत ही बढ़िया गेम खेल के उनको हरा दिया। वो भी गेम हम देखेंगे, खासकर उसमें रुक एंड गेम बहुत ही अच्छी हुई थी। तो अभी तक के लिए ठीक है, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय, थैंक यू।